क्वेश्चन नंबर 73 CSIR नेट दिसंबर 2017 बुकलेट बी का सवाल है। जिस तरह से हमारी लाइफ में बहुत सारे कार्टून कैरेक्टर्स होते हैं, सुपर हीरोज होते हैं, सेम ऐसे कुछ सुपर हीरोज हमारी बायोलॉजी में भी हैं और ये क्वेश्चंस उन सुपर हीरोज के आसपास का ही है। 4 फंडामेंटल सुपर हीरोज। आई फ्लाई में चीज़ों को कोरिलेट करना एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। आई फ्लाई क्लासेस में हम लोग शॉर्ट, एक्यूरेट, फास्ट और एफिशिएंट तरीके से सीखते हैं कि कैसे अपनी बायोलॉजिकल चीज़ों को हम लोग कोरिलेट कर सकते हैं अपने डेली लाइफ से, ताकि वो चीज़ें हमारे लिए आसान बन जाएं और एग्जाम वाले दिन वो हम लोगों के लिए जस्ट एक अनदर बातें रहें जो हमारी लाइफ से जुड़ी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 73। तो यहाँ इन्होंने स्टेटमेंट दे रखे हैं और ये कुल मिलाकर के 5 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट अल्फा बीटा एनोमर्स ग्लूकोज के बारे में है। तो दूसरा स्टेटमेंट है सिंगल चैन लिपिड्स के बारे में, यानी कि सही मायने में माइसल्स और बायलेयर्स को लेकर के है। थर्ड स्टेटमेंट अमीनो एसिड्स को लेकर के है, प्रोटीन। और फिर फोर्थ स्टेटमेंट है मेजर ग्रुप ऑफ डीएनए और उसका प्रोटीन के साथ इंटरेक्शन एज कम्पेयर टू माइनर ग्रुप। और जो पांचवा स्टेटमेंट है ये है कैनोनिकल वाटसन क्रिक बेस पेयर। देखिए कैनोनिकल का मतलब है जो हमारे स्टैंडर्ड हैं, मतलब जैसे एडेनिन से थायमिन बेस पेयर करता है और ग्वेनिन से साइटोसिन, तो इन्हें हम बोलते हैं कैनोनिकल, जो हमारे ट्रेडिशनल बेस पेयर हैं जो। अब यहाँ हमें इन ऑप्शंस को टिक करना है, तो लेकिन ऑप्शन से पहले मैं थोड़ा सा आपको चीज़ों को फोकस करा दूं। हम लोग जानते हैं कि हमारी जो सुपर 4 मॉलिक्यूल्स हैं वो हैं कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स और प्रोटीन। ये हमारे सुपर हीरोज हैं और इंडीड यही है वो जिनकी वजह से हमारी बॉडी जैसी है वैसी है और ज़िंदगी चलती रहती है। कार्बोहाइड्रेट्स अगर आपको याद हो तो ये एनर्जी के भी मॉलिक्यूल हैं और स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी प्रोवाइड कराते हैं। सेलुलोज के बारे में तो सब लोग जानते हैं, बट क्या आप जानते हैं कि ये एनिमल में भी स्ट्रक्चरल रोल निभाते हैं, जैसे कि कॉन्ड्रोटिन सल्फेट, हाइयालुरोनेट, प्रोटीओग्लाइकेंस में जुड़े हुए गैग्स। तो लिपिड के मॉलिक्यूल्स हमारी मेम्ब्रेन्स के लिए जरूरी हैं, मेम्ब्रेन्स बनाते हैं। तो इसके अलावा हमारे बहुत सारे स्टीरॉयड हार्मोन्स, विटामिन ई, डी, विटामिन ए, विटामिन के और बहुत कुछ है जो लिपिड्स बनाते हैं। लिपिड्स को हम लोग बहुत हल्के में लेते हैं, बट ये इतने हल्के हैं नहीं। हाँ, हमारा वजन जरूर बढ़ा देते हैं और हम लोग तो इसे उसी से रिलेट करते रहते हैं कि जी लिपिड जो है हमारा फैट बढ़ाते हैं, हम मोटे हो जाते हैं लिपिड की वजह से। बट भाई साहब, अगर आप लिपिड को हटा दो अपनी बॉडी से तो कुछ नहीं बचा आपके पास। अति है जो मारती है आपको, अति है जो परेशान करती है। तो न्यूक्लिक एसिड की बात करें, डीएनए, आरएनए, इसके बारे में मैं क्या बताऊं आपको, आपको तो सब पता है। प्रोटीन्स, सारी मशीन आपकी प्रोटीन्स की बनी हुई है। तो ये नेट के अंदर जब भी हम लोग बातें करते हैं तो इन 4 सुपर हीरोज के ऊपर हमेशा कभी ना कभी क्वेश्चन देखने को मिलता है। कोई एग्जाम नहीं आता जिसमें से कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स के ऊपर ही सवाल ना। अगर मैं ये कहूं कि नेट का पूरा पेपर इन्हीं 4 मॉलिक्यूल्स के ऊपर टिका हुआ है तो मैं गलत नहीं कहता। इंडिट जब हम लोग इन मॉलिक्यूल्स को पढ़ते हैं तो हम लोग इन मॉलिक्यूल्स को पॉलीमर के रूप में भी देखते हैं और जो इनके मोनोमर्स हैं उनके मोनोमर्स के लिए बात करते हैं। तो मोनोमर की जो खास बातें हैं वो भी हमें ध्यान रखनी चाहिए। और ये क्वेश्चन इस बात का एग्जाम्पल है कि कैसे मोनोमर्स की इन्फॉर्मेशन को यूज़ किया जाता है। इंडिट जब भी हम लोग कभी मोनोमर्स को पढ़ेंगे तो हम लोग हमेशा इन्हीं बातों को ध्यान देते हैं जो एग्जाम के अंदर पूछी जाती हैं। जैसे कि ग्लूकोज के बारे में अगर हम बात करें तो ग्लूकोज में जो नाम आता है वो है अल्फा डी और बीटा डी। ये आइसोमर्स हैं इसके, एनोमर्स। और जो ये डी वर्ड है, ये डी वर्ड मेरे छठे मॉलिक्यूल के लिए है। अगर रिंग से ऊपर की तरफ है तो हम इसे बोलेंगे डी, और अगर वो रिंग से नीचे की तरफ जाएगा तो उसे बोलेंगे हम लोग एल। अगर मैं इस मॉलिक्यूल को नीचे बना के दिखाऊं रिंग के अंदर, जहां ये हाइड्रोजन है, इससे रिप्लेस कर दूं इसको, तो ये मॉलिक्यूल मेरा एल कहलाएगा। तो ये तो दोनों डी है इसलिए दोनों बाहर है। 6 कार्बन, जब पहले कार्बन के ऊपर OH लगा हुआ है, फर्स्ट कार्बन को हम लोग एनोमरिक कार्बन भी कहते हैं। तो इस OH की पोजीशन 6 कार्बन के मॉलिक्यूल के रिस्पेक्ट में हम लोग अल्फा बीटा की बात करते हैं। तो जब हमारा 6 कार्बन का CH2OH ग्रुप बाहर की तरफ है, ऊपर की तरफ, और उसके रिस्पेक्ट में अपोजिट डायरेक्शन में OH, तो हम इसे अल्फा बोलते हैं। और सिमिलरली अगर ये ग्रुप बाहर की तरफ है और सेम उसी डायरेक्शन में मेरा OH है तो मैं इसे बीटा बोलता हूँ। ये ध्यान रखिएगा, ये सेम और ये अपोजिट डायरेक्शन के लिए। पानी के अंदर ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जस्ट पढ़ा नहीं रहता, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल खुल सकता है, रिंग स्ट्रक्चर को अपने खोल सकता है और खोल करके वापस दोबारा रिंग बन सकता है। लेकिन हर बार रिंग बन करके वो वापस पहले जैसा बन जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है वो अल्फा कन्फर्मेशन ले, हो सकता है वो बीटा कन्फर्मेशन ले। जनरली अगर हम कुछ छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं तो नॉर्मल कंडीशन में 36% जो है हमारा अल्फा डी रहता है और तो 64% ये रहता है हमारा बीटा डी। नियरली रेशियोज जो है वो 1:2 के आसपास की रेशियो, नियरली। तो फिर दूसरी बात आती है लिपिड्स की। लिपिड्स के मॉलिक्यूल जो होते हैं इनमें है हमारे पास ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल जो कि एक अल्कोहल है और उसके पास फैटी एसिड जुड़े होते हैं। अगर एक ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल पर 3 फैटी एसिड जुड़े हैं तो इसे बोलते हैं हम लोग ट्राइसाइल ग्लिसरॉल। एक ग्लिसरॉल के पास मेरे पास 2 फैटी एसिड जुड़े हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं डायसाइल ग्लिसरॉल। और ये हैं जो मेम्ब्रेन के लिपिड बनाते हैं अगर इनमें हम फॉस्फेट या दूसरे ग्रुप जोड़ दें। तो सिमिलरली कुछ फैटी एसिड से कुछ मॉलिक्यूल ऐसे भी होते हैं जिनमें केवल एक ही फैटी एसिड हो। जब एक फैटी एसिड होता है जैसे कि ये मॉलिक्यूल, तो जो स्ट्रक्चर बनता है वो मोनोलेयर का स्ट्रक्चर बनता है, इसे हम लोग माइसेल कहते हैं। और ये स्ट्रक्चर अंदर टोटल हाइड्रोफोबिक रीजन है
और सरफेस पर हेड लगे हुए हैं जो पानी से टच करते हैं। लेकिन अगर ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये दो टांग वाले मॉलिक्यूल हैं, जैसे कि ये देखिए, बचपन से आपको जो डायग्राम देखने का आया था लिपिड्स के मामले में वो ये है, इसे मैं बोलता हूँ दो टांग वाला डायग्राम। यहाँ पर जो इसकी एक टांग है या एक लेग है वो असल में एक फैटी एसिड है। तो जब ये दो टांग वाले होते हैं तो अगर ये कम है क्वांटिटी में तो ये बायलेयर बनाएंगे और बॉल की तरह का स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं, याद है कुछ, लाइपोसोम। इसे वेसिकल मत बोलना, देखो वेसिकल तब बोलोगे जब इसमें मैं कोई प्रोटीन ऐड कर दूं। जब तक प्रोटीन ऐड नहीं है ये लाइपोसोम है। अगर मैंने प्रोटीन ऐड कर दिया है इसके अंदर तो फिर ये अब मेरा वेसिकल है जो कि हमारी सेल के अंदर पाई जाती है। और अगर अच्छी क्वांटिटी में है और एनवायरमेंट ठीक ठाक है तो फिर ये बनाते हैं बायलेयर। अब इसे मेम्ब्रेन मत कहना, मेम्ब्रेन जब तक वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे जब तक कि प्रोटीन ना आ जाए इसके अंदर। जब ये केवल लिपिड है और लिपिड की दो लेयर हैं तो हम इसे बोलेंगे लिपिड बायलेयर। इस तरह की फाउंडेशन हमें सीखनी होती है। सिमिलरली जब हम प्रोटीन्स और डीएनए के इंटरेक्शन की बात करते हैं तो देखिए, डीएनए में एक हिस्सा होता है जहां बेसिस एक्सपोज है, इसे बोलते हैं हम लोग मेजर ग्रूव, और एक हिस्सा वो है जहां बेसिस एक्सपोज नहीं है। शुगर फॉस्फेट की जो बैकबोन है वो किसी मॉलिक्यूल को अंदर झांकने नहीं देती, तो ये मेरा माइनर ग्रूव है। अब जब भी कभी कोई डीएनए प्रोटीन से आके पड़ेगा, प्रोटीन को आगे चिपकेगा, प्रोटीन को पहचानेगा, तो सोच के देखो अगर वो प्रोटीन की सीक्वेंस को पहचानता है तो उसे बेस पढ़ने आने चाहिए, और बेस पढ़ने आने के लिए उस प्रोटीन को इस मेजर ग्रुप में आना पड़ेगा। और इन प्रोटीन्स के पास इस तरह के काफी डोमेन्स या मोटिव्स रहते हैं, जैसे कि हेलिक्स, टर्न हेलिक्स, हेलिक्स लूप्स हेलिक्स, जिंक फिंगर। ये सब वो मोटिव्स या डोमेन्स हैं जो इन डीएनए में मेजर ग्रुप में आके फिट हो सकते हैं। इंडियन मेजर ग्रुप में जो जगह है, कैविटी है, कैविटी इतनी है कि प्रोटीन इसके अंदर आकर आराम से फिट हो सकते हैं, प्रोटीन के पार्ट। अब ये वो फंडामेंटल इन्फॉर्मेशन थी जो इस क्वेश्चन में मांगी गई थी। और जब भी हम लोग कभी डीएनए के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमेशा मेजर और माइनर को हम प्रोटीन इंटरेक्शन के साथ ही पढ़ते हैं। जब हम लोग मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो हम लोग फॉस्फोलिपिड्स कितने हैं, उनकी टेल्स कितनी है, हम इन सब बातों के ऊपर ध्यान देते हैं, क्या बनने वाला है। और लाइपोसोम तो वैसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, ड्रग डिलीवरी में काम आता है ये। तो ग्लूकोज की जब भी हम बात करेंगे मोनोमर की, तो ये अल्फा और डी वाली कहानी और मीटर रोटेशन हम लोग जरूर पढ़ते हैं। तो फिर कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स और प्रोटीन हो गए ना हमारे सुपर हीरो। और इंडेड ये इन्फॉर्मेशन है जो हमारी काम करने वाली है, क्योंकि इन्हीं इन्फॉर्मेशन और इन्हीं प्रॉपर्टी की वजह से अपना काम कर पाते हैं। अब सोच के देखो, जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है ये बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है। क्या इस इन्फॉर्मेशन पे कुछ आप ऑप्शन को चेक कर सकते हो? जैसे कि ऑप्शन नंबर ए को देख लो, अल्फा और बीटा एनोमर जो हैं ग्लूकोज के वो इंटर कन्वर्टेबल हैं और जो उनकी रेशियो है अबंडेंस की वो 1:2 है, मतलब 1 अल्फा और 2 बीटा। डायग्राम याद है? तो ये स्टेटमेंट ठीक है। अब क्योंकि ए ठीक है तो मेरा, इन्होंने इनकरेक्ट पूछा हुआ है, कॉम्बिनेशन इनकरेक्ट का, तो मेरा ऑप्शन नंबर 1 गया। दूसरा कह रहा है कि सिंगल चैन लिपिड्स हैं जो माइसेल बनाती हैं और डबल चैन की जो लिपिड्स होती हैं वो बायलेयर बनाती हैं, वो भी हम लोगों ने देखा है पानी के अंदर, नो डाउट। तो मेरा बी ठीक है। तो फिर यानी कि मेरा ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 चला गया। तो बचा क्या यार, सी और ई तो बचा। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 84 सही मायने में क्वेश्चन फ्लो साइटोमेट्री का है या फिर सेल साइकिल का, ये तो जानना है हमें। जब हम लोग आई फ्लाई के साथ नेट की तैयारी कर रहे होते हैं तो हम लोग शॉर्ट, एक्यूरेट, फास्ट और एफिशिएंट तरीके से ये समझ रहे होते हैं कि जो हम पढ़ रहे हैं उसको हम किस किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इंडीड बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर स्टूडेंट के साथ ये दिक्कत आती है कि नॉलेज तो है लेकिन हम उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। जब हम लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं तो क्वेश्चन देख करके कई बार हम लोग उसे गलत इंटरप्रेट कर लेते हैं। क्वेश्चन देख करके हम लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कुछ शब्द सुन करके या पढ़ करके कि भाई ये क्वेश्चन तो मुझसे होगा नहीं। बट अगर हम लोग अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकें और कुछ शब्दों को अपनी छलनी से बाहर निकाल सकें तो अचानक से हमें क्वेश्चन वो सिंपल दिखना शुरू हो जाता है। ये क्वेश्चन ऐसी बात का एग्जाम्पल है कि इस क्वेश्चन में कुछ वर्ड ऐसे हैं जो हमें कंफ्यूज करने के लिए डाले गए हैं और जो हमें डरा भी सकते हैं अगर हमारी टेक्निक वाली कहानी ठीक नहीं है तो। लेकिन फिर बेसिक फाउंडेशन और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है सेल साइकिल की, उसके बेस पर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। Question number 84. To assess the impact of a newly identified drug when added to culture of the subconfluent HeLa cells, a researcher analyzed the fluorescent activated cell sorting FACS profile to untreated minus drug versus treated plus drug cells. देखिए क्वेश्चन का जो पैराग्राफ है वो इतने कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स के साथ है कि एक आम बैचलर का स्टूडेंट या फिर एक आम एमएससी का स्टूडेंट से मैं एक्सपेक्ट करूँ कि वो सारी चीज़ों को समझ लेगा, थोड़ा सा मुश्किल है। हालांकि मैं सभी कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ बट ध्यान रखिएगा कि यहाँ ये सब लॉजिक इस्तेमाल होने वाले हैं नहीं। हेला सेल लाइन सबसे पहली ह्यूमन सेल लाइन है जो कैंसरस थी। हैनरिटा लेक्स नाम की एक महिला थी अफ्रीका की जिसको कुछ कैंसर था और उसी की सेल्स को हम आज भी यूज़ करते हैं। फैक्स फ्लोरोसेंट एक्टिवेटेड सेल सॉर्टिंग ये फ्लो साइटोमेट्री का एक टाइप है। इसमें हम लोग एक सेल मिक्सचर में से अलग अलग सेल्स को सेपरेट कर सकते हैं अलग अलग प्रॉपर्टी के बेस पर। डिपेंड करता है कि हम क्या एंटीबॉडीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। जनरली एक्सपेरिमेंट्स में जब हम कोई ड्रग टेस्ट कर रहे होते हैं तो हम लोग एक सैंपल लेते हैं जिसमें हमने ड्रग नहीं दी है, मतलब माइनस ड्रग, और एक सैंपल हम लोग लेते हैं जिसमें ड्रग दी है और फिर उन दोनों को एनालाइज करते हैं कि फ़र्क क्या पड़ा।
तो ड्रग देने वाले में जो फ़र्क आया एज़ कम्पेयर टू कंट्रोल के जिसमें हमने ड्रग नहीं डाली थी, तो हम एज्यूम करते हैं कि ड्रग ने वो काम किया होगा। ये कॉन्सेप्ट है, बट क्वेश्चन इस बेस पर सॉल्व नहीं है। क्वेश्चन के ग्राफ को देखिए। ग्राफ में जो वैल्यू दी गई हैं ये है नंबर ऑफ सेल्स, और प्लस साथ में जो वैल्यूज़ हैं ये है 2n 4n। एक बार इसको समझ लेते हैं हम लोग। सेल साइकिल जिससे हम प्रोसेस को बोलते हैं, उसमें एक नॉर्मल सेल डिवाइड होकर के 2 सेल में कन्वर्ट हो जाती है। बेसिकली इसमें जो हमारे पास फेस आते हैं वो हैं G1, S, G2 और M फेस। G1 फेस में सेल के अंदर जो डीएनए था, जो कि आमतौर पे अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं तो 2x डीएनए है। S फेस में डीएनए डिवाइड करना शुरू करता है। S फेस के शुरुआत में 2x डीएनए और S फेस ख़त्म होते होते G2 तक वो 4x हो जाता है, डीएनए का अमाउंट डबल। और फिर M फेस में जो ये 4x है ये 2 बराबर बराबर सेल में बढ़ जाएगा, 2x और 2x। माइटोसिस की ये स्टोरी है। अब अगर इस डाटा के ऊपर हम एक ग्राफ जनरेट करें तो हम पाएंगे कि जब हमारी सेल्स G1 फेस में होती हैं तो उनमें जो डीएनए है वो 2n के आसपास है। 2n बोलूँ या 2x बोलूँ, फिलहाल अभी इनको एक जैसे ही मान लीजिएगा। तो देखिए ड्यूरिंग सेल साइकिल हमारे पास अगर डीएनए 2n था तो डीएनए 4n में कन्वर्ट हो जाता है। जनरली जब हमारी सेल्स G1 फेस में होती हैं तो उनमें डीएनए जैसा ओरिजिनली होना चाहिए 2n उतना ही होता है, डिप्लॉयड। लेकिन फिर S फेस में ख़त्म होते होते डीएनए का अमाउंट डबल हो जाता है और ये G2 फेस तक रहता है। और M फेस में आकर के कहानी वापस हमारी 0 से स्टार्ट, मतलब जो डीएनए था वो बढ़ गया 2 हिस्सों में। अब इस क्वेश्चन के अंदर जो हमें ग्राफ दे रखा है इसमें दिया हुआ है कि जब ड्रग नहीं थी तो जो सेल थी वो 2 तरह की सेल्स हैं। वो सेल्स भी जिनमें 2n है और वो सेल्स भी जिनमें 4n है। ये था जब ड्रग नहीं थी, और जब मैं ड्रग दे रहा हूँ तो मुझे केवल जो सेल्स मिल रही हैं वो 4n वाली मिल रही हैं। तो बट वैसे है कि सेल्स के अंदर डीएनए डिवाइड तो किया, लेकिन डिवाइड करने के बाद में वो 2 डिफरेंट सेल्स में नहीं बटा। तो अब इस पूरी सेल साइकिल के अंदर कौन से वो स्टेप्स हैं जहाँ पर सेल्स के अंदर डीएनए बटने वाला था? M फेस। अगर मैं M फेस में सेल को रोक दूँ तो जो मेरी लास्ट सेल बचेंगी वो सेल्स वो हैं जिनके अंदर 4x डीएनए, और इसी के बेस पर हम लोग यहाँ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अब क्योंकि यहाँ पर मेरे पास 4n के पास भी का अवेलेबल है, मतलब जो मेरा सेल है उसके अंदर डबल द अमाउंट ऑफ डीएनए है। अगर G1 फेस के अंदर प्रॉब्लम आई होती तो क्या सेल्स के अंदर डीएनए डबल होता? सेल G1 से आगे जाती ही नहीं। S फेस, सेल S फेस के आखिर में आकर के डीएनए डबल होता है, S फेस के शुरुआत में या बीच में नहीं। G2M डीएनए डबल कर चुका है, 4x हो चुका है। तो अगर मैं यहाँ इसको ब्लॉक कर दूँ तो सेल के अंदर मेरा 4x डीएनए मेंटेन रह जाएगा। G0 फेस, G0 फेस G1 के बाद आता है, यानी कि डीएनए में ऑलरेडी पहले ही डिप्लॉयड हो चुका था, तो डिप्लॉयड होना चाहिए था। इसलिए जो बेस्ट आंसर है इसका वो है थर्ड। आई फ्लाई क्लासेस का जो मेन पर्पस है वो ये है कि जब हम अपने आप को कमज़ोर फील करें, क्वेश्चनों को करने के बाद हम लोग ये समझें या ये दिक्कत महसूस करें कि इन क्वेश्चनों को अगर थोड़ा सा और हम लोग ट्रिक्स जानते तो शायद हम लोग कर पाते। कई बार हमें लगता है कि पूरी टेक्स्ट बुक को घोट करके बीच आने से हमारा एग्ज़ाम हो जाना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, नॉलेज अपनी जगह है, नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उस नॉलेज को यूज़ करना भी आना चाहिए, और उसे यूज़ कैसे करना है, किस तरीके से हम नॉलेज को घुमा फिरा करके देख सकते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। और यही सब काम है जो हम लोग आई फ्लाई की क्लासेस के अंदर करते हैं। ये क्लासेस क्योंकि स्काइप और व्हाट्सएप पर हैं और वीक में केवल कुछ दिन हैं, तो आपके पास कोई कारण नहीं बचता ये बोलने का कि मेरे पास टाइम नहीं था, मैं कर नहीं पाया। इंडिड हम लोग जो हैं एक मौका है आपके लिए, एक ऐसा मौका जो आपकी छोटी छोटी दिक्कतों को दूर कर सकता है। एग्ज़ाम तो आप बहुत पहले क्वालिफाई करने लायक हो चुके हो। जब आपने अपनी डिग्री की है, मास्टर्स डिग्री या फिर बैचलर्स डिग्री, तो आप एलिजिबल हो चुके हो एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए। और हम सब लोग मास्टर्स और ग्रेजुएशन करने के बाद इस लायक बन जाते हैं कि हमारा लेवल साइंस का एक अच्छे लेवल पर पहुंच चुका हो। कहीं कमी रह जाती है तो केवल उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करने की कमी रहती है। आई फ्लाई की टीम उसी कमी को दूर करती है और आपको बताती है कि हम उन क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व कर सकते थे। अगर आपके जवाब क्वेश्चनों के मैच नहीं करते हैं तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। पेपर तो हो चुका है हमारा, अब काम है एरर करेक्शन का। जो गलतियाँ की हैं हमने, उन गलतियों को हम समझें, और जहाँ हमारा ज्ञान अधूरा था या जहाँ हमें ट्रिक्स का अभाव था, उस अभाव को दूर करें और अपनी गलतियों को सुधार करके आगे बढ़ें, ताकि तब जब कभी ये आगे सेम ऐसे ही सवाल या ऐसी कंडीशन हमारे सामने आए तो हम दोबारा इनके सामने मात ना खाएं।
सेल साइकिल का जो ये ग्राफ है, ये ग्राफ बहुत कॉमन ग्राफ था और ये अच्छी रेपुटेड टेक्स्ट बुक्स के अंदर ये ग्राफ अवेलेबल है, जैसे कि अल्बर्ट ब्रूस या फिर लॉर्डिश बाल्टीमोर। जहाँ जहाँ हम सेल साइकिल की बात करते हैं, हमेशा हम लोग ये बात करते हैं क्योंकि जो सेल साइकिल की डिस्कवरी हुई है, स्टेप्स की डिस्कवरी हुई है, उसमें इसी तरह के एक्सपेरिमेंट्स का इस्तेमाल किया गया था जो डीएनए के रेप्लिकेशन को ब्लॉक कर सकते हैं या फिर सेल के डिवीजन को ब्लॉक कर सकते हैं। और उसी से हमने अंदाज़ा लगाया कि भाई किसके बाद क्या स्टेप होता है। सेल साइकिल की जो पूरा नक्शा खुला है वो ऐसे ही कुछ एक्सपेरिमेंट की वजह से खुला है। आई फ्लाई की टीम आपके पेन को फील करती है और हम लोगों के लिए सबसे अच्छा पल वो होता है जब आप हमारे साथ मेहनत करने के बाद अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हो और आप आकर के बोलते हो कि हम लोगों ने कुछ आपकी लाइफ में चेंज किया या हम लोग की हेल्प से आपके कुछ काम आसान हो गए। आई फ्लाई क्लासेस को डिज़ाइन करते हुए हम लोगों ने यही सोचा था कि वो स्टूडेंट्स जो दूर इलाकों में रहते हैं, जिनके आसपास पढ़ने की सुविधाएं अवेलेबल नहीं हैं, लेकिन आज क्योंकि इंटरनेट घर घर आ गया है, जियो के थ्रू सब जीना सीख गए हैं, तो क्यों ना हम इन स्टूडेंट्स को थोड़ा सा यूट्यूब से निकाल करके कुछ ऐसा करना सिखा दें जिससे उनका करियर डेवलप हो जाए। इतना सारा हम लोगों ने पढ़ाई की, अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा पार्ट हम लोगों ने इन पढ़ाई के अंदर दिया है और अब जब हम लोग अपने करियर को बनाने के बिल्कुल पास हैं तो एक एग्ज़ाम क्या हमें रोक सकता है। पर्पस यही है कि आप जहाँ कहीं भी हो और अगर आप मुझे सुन सकते हो तो फिर मैं कम से कम आपके साथ वो होने नहीं दूंगा जो हम पहले से झेलते हुए आ रहे हैं। ट्रिक्स का अभाव, इन्फॉर्मेशन कैसे यूज़ करनी है, क्वेश्चन को कैसे करना है, पेपर कैसे हैंडल करना है, अब ये सवाल ही रहने वाले। आप खड़े हो, अपने मन से झिझक मिटाओ, हम लोगों को कांटेक्ट करो और देखो कि हम लोग आपके साथ कितना अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। कोई भी कोर्स, कोई भी टीचिंग दो लोगों के बिना पूरी नहीं होती, एक टीचर और एक स्टूडेंट। जब एक अच्छा टीचर और एक अच्छा स्टूडेंट का कम्बिनेशन बनता है तो रिजल्ट तो अपने आप आने लगते हैं। कई जगह अच्छे टीचर होते हैं, अच्छे स्टूडेंट नहीं मिल पाते, और कई जगह अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें टीचर नहीं मिल पाते। कोशिश ये है कि आई फ्लाई के थ्रू मैं आप लोगों को ऐसे फैकल्टीज़ के साथ जोड़ूं जो फैकल्टीज़ पढ़ाने में एंजॉय करते हों और उन फैकल्टीज़ को ऐसे स्टूडेंट के साथ जोड़ूं जो स्टूडेंट्स पढ़ने में एंजॉय करते हों। ये जो पढ़ाई शब्द है ना, जब इस पढ़ाई शब्द को निकाल करके हम लोग ये सीखना शुरू करते हैं कि ये चीज़ें मेरे करियर डेवलपमेंट के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, ये मेरे हथियार हैं, मेरे वेपन हैं, तो फिर मैं ज़िंदगी की कुश्ती में पक्का जीत जाता हूँ। और मुझे सबसे अच्छा लगता है लोगों के चेहरे पे स्माइल, वो एक्साइटेशन जब वो रिज़ल्ट को देखते हैं और बताते हैं कि मेरा रोल नंबर इसमें है, मैं क्वालिफाई कर गया। वो ऑसम इवेंट है, ना सिर्फ तुम्हारे लिए, मेरे लिए, तुम्हारी फैमिली के लिए, तुम्हारे फ्रेंड्स के लिए। हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि ये पल हम दोनों एंजॉय करें। अगर आप कहीं अटक रहे हैं किसी एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने में, तो शायद हम लोग आपकी हेल्प कर सकते हैं कि आपकी वो छोटी छोटी कमियां दूर कर दें, आपको वो चीज़ें सिखा दें जो एग्ज़ाम में फ़र्क कर देती हैं। तब फिर मेरी किस्मत कैसी थी, ये सब क्वेश्चन मायने नहीं रखते। जब हम लोग कामयाब हो जाते हैं तो उसके बाद हम कभी किस्मत का रोना नहीं रोते। हम लोग बोलते हैं जो मेहनत करता है उसे मौके मिल जाते हैं। मैं फिर बोलता हूँ, देखिए मौके हर एक के पास आएंगे और बार बार आएंगे, हमेशा आते हैं, और हर बार मौका आपसे एक ही सवाल पूछेगा, आर यू रेडी? अगर आप बोलोगे कि मैं रेडी हूँ तो मौका आपका है। क्लास ज्वाइन करने के लिए आप 9013902981 पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं और हम लोग आपको गाइड करने के लिए अवेलेबल हैं हमेशा। अगर ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो आप इन्हें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इन्हें आप शेयर कर सकते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पर, फेसबुक पर या फिर गूगल प्लस पर। इंडिड या क्यों वर्ड जोड़ूं, जहां मर्जी आप शेयर करना चाहते हो आप शेयर कीजिए। जितना आई फ्लाई ग्रो करेगा उतना आप ग्रो करोगे और जितना आप ग्रो करोगे उतना हम ग्रो करेंगे। हम दोनों एक दूसरे के लिए काम करने के लिए ही ऑर्गेनाइज्ड हुए हैं, जैसे एंजाइम एंड सबस्ट्रेट। यहाँ पे एंजाइम जो ई है वो टीचर है, सबस्ट्रेट एस स्टूडेंट है, और जो प्रोडक्ट बनेगा पी, पी है कामयाब आदमी, तुम। थैंक यू।